हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मेंटेनेंस जब हिंदू लोग के पर्सपेक्टिव से हम स्टडी करेंगे तो वो 3 जगह दिया हुआ है। पहला तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 जो कि हम कर रहे हैं। एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में मेंटेनेंस की प्रोविजन है जो हमने अभी पढ़ा फिनिश किया उसको। और एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में सेक्शन 125 में भी आते हैं किसके प्रोविजन, हमारे मेंटेनेंस के प्रोविजन। और जब हम बात करते हैं हिंदू लोग की तो तीनों एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को मैं नहीं आज यहाँ कवर करूंगी क्योंकि उससे रिलेटेड प्रोविजन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एक पूरी वीडियो है और काफी लंबी अच्छी खासी डिटेल में बताई गई वीडियो है, तो वापस से उस चीज को यहाँ दोबारा बताना इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ यूज इन दैट। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं मेंटेनेंस क्या होता है। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को उसकी नेसेसिटी सप्लाई करना जो उसके लिए रीजनेबल है। मेरी बात सुनिए, नेसेसिटी सप्लाई करना जो उसके लिए रीजनेबल है, नेसेसिटीज देना। अब जब जरूरतों की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति के ऊपर जो है जरूरतों का जो ये बात है, नेसेसिटीज जो है वो हर अलग व्यक्ति के ऊपर अलग तरीके से एप्लीकेबल होती है। जैसे हम लोग जो हम लोग मिडिल क्लास हैं तो मिडिल क्लास लोगों की जो नेसेसिटीज होती हैं, जो जरूरतें होती हैं, जो रहन सहन होता है वो काफी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू हायर क्लासेस। तो हमारी जो नीड्स होंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू हायर क्लासेस। तो जो हम बात करते हैं कि नीड्स की, तो जब मेंटेनेंस की बात होगी मिडिल क्लास व्यक्ति को जो मेंटेनेंस मिलेगा वो डिफरेंट होगा और हायर क्लास वाले को डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि हर एक का लिविंग स्टैंडर्ड, अपब्रिंगिंग अलग अलग होती है और जिससे जो व्यक्ति जिस अपब्रिंगिंग का आदती होता है उसी को उसी के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस मिलती है। हमें ये बात देखना, रीजनेबल जो वर्ड यूज हुआ है, रीजनेबल का मतलब यही है जो उसके लिए जो उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग रीजनेबल होता है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस होता क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि रीजनेबल होना चाहिए, पर ये तो बताया ही नहीं मेंटेनेंस क्या होता है। देखिए हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 3 पे जहां भी डेफिनेशन दी गई है, 3 डेफिनेशन है। पहली है कस्टम्स एंड यूसेजेस, दूसरी डेफिनेशन मेंटेनेंस ही है और तीसरी डेफिनेशन हमारी माइनर की दी हुई है। तो दूसरी डेफिनेशन यानी कि सेक्शन 3 के क्लोज बी में डिफाइन किया गया है मेंटेनेंस को। कैसे? उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस क्या होता है, उसमें आगे फर्दर 2 क्लोज और बताई गई हैं। पहली क्लोज में ये कहा कि मेंटेनेंस का मतलब होता है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान, इसके साथ साथ एजुकेशन और मेडिकल अरेंजमेंट एंड ट्रीटमेंट, दोनों ही चीजें, अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन अटेंडेंस ये भी इंक्लूड होता है मेंटेनेंस में। फिर उसके बाद जो इन्होंने पहली क्लोज जो जोड़ी थी, सब क्लोज ये जोड़ी थी जहां ये बताया था कि मेंटेनेंस में रोटी कपड़ा मकान आता है। और जो दूसरी क्लोज उन्होंने जोड़ी उसमें ये बताया जो अनमैरिड डॉटर होती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, मीन्स जो उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो जो उसकी शादी के इंसिडेंट्स होते हैं, बेसिकली उन्होंने वर्ड यूज किया जब एक अनमैरिड डॉटर होती है उसके जो शादी के इंसिडेंट्स होते हैं उसके भी जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी मेंटेनेंस में कवर होते हैं। तो रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, मेडिकल और अनमैरिड डॉटर के कंटेक्स्ट में उसकी शादी के इंसिडेंट, ये सारे मिलाकर के आते हैं मेंटेनेंस एज पर सेक्शन 3 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और जब मेंटेनेंस की बात करें हिंदू लॉ में तो वो आज का कोई नया अनोखा लॉ नहीं बना है। हिंदू लॉज में जो पहले से ही बातें एंशियंट टेक्स्ट में लिखी हुई है, मेंटेनेंस करना यानी भरण पोषण करना एक कर्ता का, मैनेजर का, फैमिली के मैनेजर का उत्तरदायित्व होता है उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। एज ए हस्बैंड अपनी वाइफ का, एज ए फादर अपने बच्चों का और एज ए सन अपने एजेड पेरेंट्स का। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी तो कंबाइंड होता था, उसका जो दायित्व होता था वो अपने भाइयों का, भाइयों की बीवियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, सबके लिए कंबाइंड उसका दायित्व हुआ करता था। लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम लाइक बेसिकली लाइक हमने देखा है लास्ट फ्यू डेकेड्स में तो एकदम चेंज हो गया इंडिया में सिनेरियो। अब तो सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली ही हो गई है। तो उन न्यूक्लियर फैमिलीज में के कंटेक्स्ट में वाइफ और चिल्ड्रन, तो उनका मेंटेनेंस करने का उत्तरदायित्व आ जाता है किसके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर। अब यहाँ जब उत्तरदायित्व की बात करी, लायबिलिटी की बात की, तो लायबिलिटी को 2 तरह से देखा जाएगा मेंटेनेंस की लायबिलिटी को, एक पर्सनल लायबिलिटी और एक लिमिटेड लायबिलिटी। जब पर्सनल लायबिलिटी की बात कर रही हूँ तो वो आ रही है एक व्यक्ति के स्टेटस से, एक व्यक्ति के रिलेशनशिप दूसरे व्यक्तियों से और एफिनिटी से। यानी कि एक व्यक्ति अगर हस्बैंड, जैसे मैंने भी बताया, हस्बैंड है तो वाइफ के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, कि फादर है तो बच्चों के प्रति,
और अगर सन है, बेटा है, तो उसका उसके बूढ़े माता पिता के प्रति जिम्मेदारी बनती है। तो ये पर्सनल लायबिलिटी है उसकी, वो जो से निभानी होती है। फिर लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है सिर्फ उस कंटेक्स्ट में जितना कि उसके पास प्रॉपर्टी होती है। यस, लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी की बात करता है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी की बात करता है। जब ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है तो उस वक्त जब एक व्यक्ति के पास ज्वाइंट प्रॉपर्टी आती है तो जितना उसका शेयर होता है, वो उतनी ही है, क्या बोलते हैं, उतना ही जो है वो दूसरों के प्रति जिम्मेदार होगा। समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक व्यक्ति है ए, ठीक है, एक व्यक्ति है ए, इसके फादर थे बी, फादर के 4 सन थे, ठीक है। अब इनके फादर को इनके भी फादर से एक प्रॉपर्टी मिली, एक हवेली मिली थी। किसके पास आई? फादर के पास। अब फादर से आगे ये समझिए ये व्यक्ति है मैनेज कर रहा है इस प्रॉपर्टी को। तो अभी क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है, हवेली मैनेज कर रहा है। अगर फादर नहीं भी रहते तो किसके पास है हवेली? ए के पास। तो ए के पास जो है एक जो हवेली होगी, से हवेली जो है उसमें 4 कमरे हैं और ये आंगन है। तो हर एक 4 कमरे का जो भी हिस्सा उसका इन सबका बनता होगा इक्वल बनेगा। तो उसकी जो लायबिलिटी बनती है अपने हिस्से को छोड़ के बाकी जो हिस्से हैं इन सब के प्रति बनती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी जो उसके पास प्रॉपर्टी है और बाकी सारे उस पे हिस्सेदार हैं, वो उसकी लायबिलिटी बनती है उनको देना, क्या? मेंटेनेंस देना। तो लिमिटेड लायबिलिटी की भी 3 कैटेगरीज है। एक तो लायबिलिटी बाय एज ए मैनेजर, ठीक है, एक तो लायबिलिटी बाय मैनेजर हो गया, जैसे कि मिताक्षरा में या दाएं भाग में। मिताक्षरा में तो अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये बच्चा है, ये जो बच्चा था इसके फादर के जन्म लेते ही उसको अधिकार मिल गया। लेकिन दाएं भाग में जिम्मेदारी तो होती है मैनेजर की अपनी फैमिली को मैनेज करने की, लेकिन उसको जब बच्चा होता है, सन होता है, उसको पैदा होते ही जो है अधिकार नहीं मिल जाता है। तो इसीलिए वहां पर ये चीज नहीं एप्लीकेबल नहीं होती है। और फिर दूसरी लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो लायबिलिटी होती है जितनी कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी उसके पास होती है, लायबिलिटी इज हायर, उत्तराधिकारी के रूप में। जैसे कि अभी मैंने बोला कि अगर बी के पास सारी प्रॉपर्टी ए के पास थी ना, तो अब ए जो है उत्तराधिकारी हो गया। अब इसकी जो अगर इसकी इस प्रॉपर्टी से जिसको मेंटेनेंस लेनी थी, ये तो चलो ये तो हो गया लिमिटेड लायबिलिटी में, ये तो मेंटेन करने पड़ेंगे। इसके अलावा इसके उत्तर जो जिन की लायबिलिटी पड़ती थी कि इस प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस होगा, से अगर इसकी बेटियां भी थी उनका भी मेंटेनेंस इससे ही होना था, या इसकी बहुएं थी उनका भी मेंटेनेंस होते थे। तो जिनके ऊपर ये मेंटेनेंस इस प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस बैठती है एज ए उत्तराधिकारी, इसका दायित्व बनता है कि उन सबका मेंटेनेंस करेगा। यानी जैसे कि क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो इसके बाद इसके बच्चों का भी उस पर अधिकार होगा। तो बच्चों का इस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी वो बच्चों के प्रति उतना हिस्सेदार का क्या होगा? लायबल होगा। जितना हिस्सा बच्चों का बनेगा उतना पार्ट में ये लायबल होगा एज ए हायर। तो लायबिलिटी बाय हायर ऐसी हो गई। फिर होता है लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की क्या लायबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी को फॉरफीचर करती है, चीट करती है, तो उस केस में भी कॉम्पेंसेशन देने का, मेंटेनेंस करने का जो लायबिलिटी बनती है वो गवर्नमेंट की बनती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी हिस्से में आई है, उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक जो हमने समझ लिया लायबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की बात करते हैं तो वहां पर पहले से, जैसे नहीं हिंदू जो एंशिएंट लॉ में जो टेक्स्ट में जो पहले से लिखा आ रहा है कि मेंटेनेंस करने का अधिकार है, बूढ़े माता पिता का अधिकार है, वाइफ का, बच्चों का, इन सब का, ये तो एज इट इज है। लेकिन कुछ चीजें और ऐड हुई हैं, जैसे डिपेंडेंस वर्ड यूज हुआ है। तो डिपेंडेंस जो वर्ड यूज हुआ है बहुत इलेबोरेट करके वो यूज किया गया है। तो वो आज हमें नहीं पढ़ना है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी तो हम सिर्फ आज वाइफ के कंटेक्स्ट में ही पढ़ेंगे। तो इसके अलावा विडो डॉटर इन लॉ को भी ऐड किया गया इसी एक्ट के थ्रू, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, बाद में ऐड हुआ। और फिर ग्रैंड चिल्ड्रन की हम बात करें तो वो पहले नहीं हुआ करते थे, मतलब पर्सनल लायबिलिटी तो नहीं बैठती एक व्यक्ति की, लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन के कंटेक्स्ट में वो डिपेंडेंट्स में आ जाता है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में। तो वो जो डिसीज्ड होते हैं, यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो कौन किसका उत्तरदायित्व बनता है मेंटेनेंस का, वो भी इस एक्ट में बताया गया है। तो आज मैंने बताया हम सिर्फ वाइफ के कंटेक्स्ट में ही जो है मेंटेनेंस की बात करेंगे। तो समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा इसका जो स्कोप है मेंटेनेंस का वो इलेबोरेट हो गया इस एक्ट के आने के बाद में। तो हम सबसे पहले चलेंगे सेक्शन 18 पे, जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। इसके अलावा जो वाइफ है उसका अधिकार होता है सेपरेशन का, वो भी सेक्शन 18 में दिया गया। तो सेक्शन 18 में 2 अधिकारों की बात हुई है वाइफ की, एक तो मेंटेनेंस की और एक बात हुई है सेपरेशन की। सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 कहता है जब तक वाइफ जीवित है तब तक उसे अधिकार है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का।
सुनिएगा मेरी बात को, जब तक वाइफ जीवित है तब तक उसे ये अधिकार है कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेगी, अपने अपने किसका, अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए। यहाँ ध्यान रखिएगा सेक्शन 18 के सबसेक्शन के 1 की मेंटेनेंस को लेने के लिए उसे डिवोर्स के लिए, जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोई भी पिटीशन डालने की जरूरत नहीं है, उसको मेंटेनेंस मिलेगा, ये उसका अधिकार है। ठीक है, सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 ये क्लियरली बोलता है। फिर सेक्शन 18 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि उसको जुडिशियल सेपरेशन लेने का भी अधिकार है। पहले इस एक्ट के इस सेक्शन से पहले जुडिशियल सेपरेशन की जो मैंने बात की, तो सेपरेशन का एक अलग से एक्ट था कि एक वाइफ को सेपरेट रहने का कब कब अधिकार है, लेकिन इस सेक्शन के इंट्रोडक्शन के बाद में वो जो है इसमें इंक्लूड कर लिया गया। तो सेक्शन 18 का सबसेक्शन जो 2 है वो कहता है कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड से अलग रहने का कब कब अधिकार है, सेपरेशन का वो बताया, जो कि हमने हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 10 में ऑलरेडी उसको पढ़ा था। तो जो जो टर्म्स हमने तब पढ़ी थी, कि जो जो कंडीशंस हमने तब पढ़ी थी कि इन कंडीशन पे जुडिशियल सेपरेशन वो ले सकती है, वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि अगर हस्बैंड छोड़ के चला जाता है, क्रूएलिटी करता है, वायलेंट लेप्रेसी से वो ग्रसित है, या फिर वो दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी चीजें ऐड हुई। एक तो कॉन्क्यूबाइन ऐड हुआ कि अगर वो कॉन्क्यूबाइन के साथ रहने लगता है, या तो उसी घर में लेके आ जाता है या कहीं और सेपरेटली रहने लग जाता है, तो उस केस में भी जो वाइफ है वो सेपरेट रह सकती है। और एक उसके अलावा एक और चीज बोली उन्होंने कि अगर कोई कॉज जो कि जस्टिफिएबल कॉज होता है, जिसको वो जस्टिफाई कर सकती है कि इस रीजन की वजह से मैं सेपरेट रहना चाहती हूँ, तो वो भी जो है इसमें इंक्लूड किया गया। क्लोज जी में यही बोला गया। सबसेक्शन 2 क्या जो क्लोज जी है उसमें यही बात बोली गई कि जो वाइफ है वो कोई और जस्टिफिएबल कॉज देती है, तो तब भी उसको जो है अलग रहने का अधिकार है। अब सबसेक्शन 3 पे चलिए, सेक्शन 18 के, जो ये कहता है कि क्या सारे अधिकार वाइफ को ही दे दोगे कि वो अलग भी ले ले, मेंटेनेंस भी ले ले और अलग भी रह ले। जी नहीं, सबसेक्शन 3 आ गया यहाँ पे अब हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कहते हैं कि अगर वाइफ चेस्टेट हो जाती है, चेस्ट अनचेस्ट बिहेवियर करने लग जाती है, तो उस केस में, और या फिर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरे रिलीजन में, तो जैसे कि जुडिशियल सेपरेशन लेने का अधिकार एक वाइफ का है, अगर जो हस्बैंड है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, सेपरेट रहने का अधिकार उसका है वाइफ का, जो कि हमें सबसेक्शन 2 कहता है कि एक वाइफ को सेपरेट रहने का अधिकार है जब एक हस्बैंड कन्वर्ट हो गया। मैंने कहा ऑलमोस्ट सारी जितनी भी कंडीशन है सेपरेट रहने के अधिकार की वही है जो हमने सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा था। लेकिन इसमें ऐड हुआ एक तो कॉन्क्यूबाइन वाली बात, और एक ऐड हुई है, क्या बात हुई ऐड हुई, अगर कोई और वो रीजन देती है। और सबसेक्शन 3 आ जाता है हस्बैंड के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर वाइफ अनचेस्ट जो हो जाती है, यानी कि अभी वो किसी और के साथ उसके संबंध हो जाते हैं, तब उस केस में, या फिर वो कन्वर्ट हो जाती है हिंदू रिलीजन छोड़ के कोई और रिलीजन में, तो उस केस में ना वो सेपरेशन की बात करते हैं ना वो मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो वहां पर उसे सेपरेशन नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 18 के सबसेक्शन 3 में क्लियरली कह दिया गया। ये तो 2 चीजें तो उसमें बता दी गई कि अगर वो अनचेस्ट हो जाती है और अगर वो कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा और 2 चीजें भी हैं, और एक वो ये कि अगर वो कोई जस्टिफिएबल रीजन नहीं दे पाती कि वो क्यों अलग रह रही है, या फिर वो सेपरेट रहने लग जाती है कि मतलब बिना किसी रीजन को बताए, बिना किसी रीजन को दिए अलग रहने लग जाती है, और वो जस्टिफिएबल कॉज नहीं है उसके पास कोई, तो उस केस में भी क्या होगा, उसको जो है सेक्शन 18 के थ्रू जो सबसेक्शन 2 बताता है कि सेपरेट रहने का अधिकार है वो नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 18 तो हमें ये बताता है। सेक्शन 19 में चलिए कहता है मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पर जो विडो डॉटर इन लॉ होती है उसके अधिकारों की बात हो गई। ये सेक्शन 19 एक नया ही सेक्शन है, नई ही बात निकल के आई 1956 में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के साथ में, क्योंकि उससे पहले विडो डॉटर इन लॉ के अधिकारों का कुछ ऐसी पहचान नहीं थी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में। लेकिन अभी यहाँ पर है सेक्शन 19 में कि जो विडो डॉटर इन लॉ होती है उसके अधिकार आ जाते हैं। उसके अधिकार क्या होते हैं, सबसेक्शन 1 सेक्शन 19 का ये कहता है कि जो फादर इन लॉ होते हैं, यानी ससुर जो होते हैं विडो के, उसको विडो डॉटर इन लॉ के जो ससुर होते हैं उसका उनका जिम्मेदारी बनती है कि वो विडो डॉटर इन लॉ को करें, मेंटेनेंस दे। लेकिन ऐसे ही नहीं दे दिया जाएगा, उसके प्रोवाइजो भी हैं। क्या प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो ये है कि वो जो है अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी है, विडो की जो अपनी प्रॉपर्टी है या अपनी जो इनकम है उससे खुद को जो है मैनेज नहीं कर सकती, वो उसकी मेंटेनेंस के लिए काफी नहीं है, या अगर जो उसके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी काफी नहीं है उसके मेंटेनेंस के लिए, और अगर जो बात कर रहे हैं हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी थी
ना वो कॉर्पस प्रॉपर्टी में फादर इन लॉ के पास रखी है। ये ध्यान रखना, फादर इन लॉ के पास कॉर्पस प्रॉपर्टी में रखी हुई प्रॉपर्टी अगर है तभी जो विडो डॉटर इन लॉ उससे अधिकार मांग सकती है, अदरवाइज नहीं मांग सकती। भाई फादर इन लॉ है, उसकी अपनी भी वाइफ है, उसकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और भी बच्चे हैं, तो अगर जो है कॉर्पस प्रॉपर्टी वो रखता है जिसमें कि उसके जो विडो डॉटर इन लॉ है उसके अधिकार भी थे लेकिन उसने मांगे नहीं है, उसने उन शेयर को अलग नहीं किया, अगर वो शेयर अलग करके लेके बैठ जाती है तो फिर भी अधिकार नहीं बनेगा फादर इन लॉ का। लेकिन अगर वो शेयर भी ऑलरेडी जो है उसके पास ही है, अभी भी फादर इन लॉ के पास भी है, तो विडो डॉटर इन लॉ मांग सकती है अपने अधिकार को मेंटेनेंस के लिए, कह सकती है फादर इन लॉ से और फादर इन लॉ को देना ही होगा। इसके अलावा अगर जो डॉटर इन लॉ है उसके जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी काफी नहीं, मैंने बताया उसकी खुद की इनकम काफी नहीं है, उसके फादर या उसके मदर मेंटेनेंस देने के लायक नहीं है, काफी नहीं है, नहीं दे पा रहे, और उसके अलावा अगर उसके जो अपने बच्चे हैं विडो डॉटर इन लॉ के वो नहीं, उनकी प्रॉपर्टी कैपेबल नहीं है कि वो उनकी मेंटेनेंस दे, या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी और वो खुद इस काबिल नहीं है कि वो विडो डॉटर इन लॉ जो है, विडो जो है और जो है महिला जो है उनको वो मेंटेनेंस दे। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। से एक लेडी है एक, ठीक है, इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अब इनका ना तो अपनी खुद की अर्निंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ना इनकी खुद की अर्निंग है, ना इनके हस्बैंड की कोई प्रॉपर्टी जो छोड़ के गए हैं जो कि इसमें कि इनकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी जिससे कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। ये फादर के मदर के पास जाती है, उनके पास भी नहीं है, ये अपने बच्चों से कहती है, बच्चों के पास भी नहीं है, वो खुद अभी कैपेबल नहीं कमाने के, या फिर उनके पास इतनी नहीं है कि वो अपनी मदर को भी जो है अफोर्ड कर सके। अब इस केस में क्या करेगी ये अपने फादर इन लॉ से बात करती है। तो फादर इन लॉ जो है, अगर फादर इन लॉ के पास ऐसी प्रॉपर्टी है, से एक घर है जिस घर में इसके हस्बैंड का भी हिस्सा था, ठीक है, ये हिस्सा था अभी फादर इन लॉ के पास ही है, तो ये इससे बोल सकती है मेंटेनेंस के लिए। लेकिन अगर ये उस हिस्से को अलग करवा लेती है, यानी जो इसके हस्बैंड का शेयर था ये कहती है मुझे दे दो, तो शेयर मांगने के बाद वापस से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर इसने शेयर ले लिया अपनी कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी का तो मेंटेनेंस नहीं मांगेगी, शेयर नहीं लिया तो मेंटेनेंस ले सकती है। सेक्शन 19 ये कहता है। अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पे चलते हैं, जहां सेक्शन 24 और 25 में मेंटेनेंस की बात हुई। इन दोनों सेक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है इस एक्ट से और इस एक्ट से, वो ये है कि यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की बात हुई, यहाँ सिर्फ वाइफ के अधिकारों की बात हुई। तो सेक्शन 24 की जब 25 की जब बात करते हैं तो यहाँ डिवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, यहाँ पर केस चल रहे होते हैं। अगर एक व्यक्ति को मेंटेनेंस लेनी है सेक्शन 24 25 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, तो उस केस में उन्होंने डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन की पेटिशन फाइल करनी जरूरी है। लेकिन सेक्शन 18 में जब मेंटेनेंस के लिए बात की तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेंटेनेंस के लिए सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, कोई पेटिशन डालने की जरूरत नहीं, उसको तो मेंटेनेंस मिलना ही है, ये उसका अधिकार है, सेक्शन क्लियरली बोलता है। लेकिन यहाँ पर सूट फाइल होता है जुडिशियल सेपरेशन के लिए या फिर डिवोर्स के लिए, तब जाकर के है जो है या मेंटेनेंस मिलती है। तो सेक्शन 24 कहता है मेंटेनेंस पेंडिंग एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, तो दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी, मेंटेनेंस भी और फिर मेंटेनेंस किस केस में, ये दोनों ही केसेस में जब केस पेंडिंग है यानी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है तब, और जो एक्सपेंसेस होंगी, जो प्रोसीडिंग्स के जो एक्सपेंसेस होंगे अगर वो व्यक्ति खर्चा नहीं उठा पा रहा तो उस केस में, दोनों ही केस में। अब मैंने आपको पहले ही बताया था दोनों में एप्लीकेबल होती है। हस्बैंड अगर नहीं इस काबिल कि वो अपने खर्चे उठा सके तो वो कोर्ट पे जाकर के कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं, पेटिशन डाल सकते हैं कि मैं जो है अपने खर्चे नहीं उठा सकता हूँ जब कोर्ट में अभी केस चल रहा है, ना तो मैं प्रोसीडिंग के खर्चे उठा सकता हूँ ना मैं अपने खर्चे उठा सकता हूँ। और दूसरी वाली पार्टी रेस्पोंडेंट जो है या जो वाइफ है, अगर मैंने हस्बैंड का एग्जाम्पल लिया तो वो इतनी कैपेबल है कि वो इतना अर्न कर रही है तो फिर वहां से कोर्ट से वो पेटेंट जो है ले सकते हैं। अब यहाँ पे टाइम पीरियड की भी बात हुई 60 डेज कि जब नोटिस मिलता है ना पार्टी को, कौन सी पार्टी को, जिससे क्या लेना है, मेंटेनेंस लेना है, उसके 60 डेज के अंदर अंदर मेंटेनेंस मिल जाना चाहिए। फिर सेक्शन 25 पे आ जाइए, कहता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। नाउ व्हाट इज इट? परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस कब आएगी? जब आएगी जब जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स हो जाएगा, तो उस केस में परमानेंट एलिमनी या मेंटेनेंस अगर मंथली भी इंस्टॉलमेंट डालते हैं तो मंथली ले सकते हैं,
और लमसम लेनी है तो वो लमसम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात सबसेक्शन 2 बहुत क्लियरली एक बात कहता है कि वो जो जो अमाउंट एक बार फिक्स हो जाती है, जैसे अगर मंथली है तो मंथली के केस में जो अमाउंट फिक्स हुई है उसको वो वैरी भी कर सकते हैं कोर्ट। जैसे दूसरी पार्टी बोले कि अब तो देखिए इसके पास काफी पैसे आ गए, ये अर्न भी करने लगा है, करने लगी है, तो अब मैं क्यों उसे मेंटेनेंस दूं, तो वो मतलब वैरी भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और सबसेक्शन 3 बोलता है कि वो उस अमाउंट को जो मेंटेनेंस मिल रही है उसको खत्म भी कर सकते हैं अगर वाइफ का केस है और वो अनचेस्ट हो जाती है तो, और अगर हस्बैंड का केस है उसे मिल रहा था मेंटेनेंस तो वो जो है वो भी अनचेस्ट रहता है, मीन्स उनके भी अदर रिलेशन हो जाते हैं और वो मैरिज भी कर लेती है, व्यक्ति जो महिला है वो मैरिज कर लेती है दूसरी, तो उस केस में भी जो है वो मेंटेनेंस है वो मिलनी बंद हो जाती है। और यहाँ पर भी डॉटर इन लॉ के केस में भी अगर डॉटर इन लॉ दूसरी मैरिज कर लेती है तो वही मेंटेनेंस वो फादर इन लॉ से नहीं मांग सकती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है 24 और 25 में। अभी आपको इतना काफी क्लियर होगा और अभी बस थोड़े से केस लॉज हो रहे हैं, उन्हें और करते हैं और फिर उसके बाद लेक्चर फिनिश करते हैं। तो अभी केस लो देख लेते हैं। पहला है रघुबर सिंह वर्सेस गुलाब सिंह 1988 का केस। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 1937 का एक्ट या 1946 का एक्ट, उन्होंने कुछ भी नया ऐड नहीं किया मेंटेनेंस के बारे में। ऑलरेडी हमारे हिंदू टेक्स्ट में ये सब चीजें अवेलेबल है। चारू वर्सेस क्राउन 1929 का केस, इस केस में ये हेल्ड हुआ कि अगर जो हस्बैंड है उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है या अटैच कर दिया जाता है, क्योंकि जो हस्बैंड था वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज था, इसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया या ट्रांसफर कर लिया गया, तो जो वाइफ का अधिकार है वो चला जाता है, उसका अधिकार नहीं रहता उस प्रॉपर्टी पे। एक बात और हम आपको बताना भूल गए थे कि अगर जो हस्बैंड होता है ना, उसके जीवित रहते रहते जो वाइफ होती है उसका जो अधिकार होता है दूसरे किसी रिलेटिव के ऊपर कि वो मुझे मेंटेनेंस दे, नहीं होता है। हाँ, अगर वो उसको छोड़ के चला जाता है, वाइफ को डिजर्ट करता है, अबेंडन करता है, भाग जाता है, तो फिर अलग बात है। और वो भी कैसे, जितनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी होती है उतना हिस्सा वो ले सकती है। फिर गोविंदा राव वर्सेस आनंदीबाई 1976 का केस। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो सेक्शन 24-25 के जो प्रोविजन हमने पढ़े, जो हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजन पड़े थे, तो वो यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। मीन सेक्शन 18 का जो मेंटेनेंस मिलेगी उसके लिए पेटिशन फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, डिवोर्स के जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की या किसी और तरह की पेटिशन, वो तो मिलनी ही है जो वाइफ को। फिर शैलजा वर्सेस कोबन्ना 2017 का केस, इसमें रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर एक वाइफ अर्न करती है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी मेंटेनेंस को कम कर दिया जाए। फिर गुरनाम सिंह वर्सेस परमजीत कौर 2017 का केस, इस केस में ये कहा गया कि अगर वाइफ को अपनी मेंटेनेंस को मतलब बढ़वाना है तो वो सेक्शन 18 के अंदर नहीं आएगा, वो सेक्शन 25 के अंदर जाएगी और वहां जाके ही वो अपनी मेंटेनेंस को इंक्रीज करा सकती है। तो ये हमारे कुछ केस लॉज थे और हमारा मेंटेनेंस के बारे में हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।